हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपके लिए आईटीआई टीओ कोपा से संबंधित जो है एक जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी अभी हाल में ही आपके लिए पब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा। तो उसको हम लोग जो है उसमें स्पेशली जो है कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकली हैं उनका डिटेल में वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर से संबंधित जो है वो 3 तरह की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर की जाएगी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा। अब इसके अंदर क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, यानी अर्हता क्या है, क्या इसका सिलेबस है, इसको मैं आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, इससे संबंधित जो डिटेल वीडियो है, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का जो नोटिफिकेशन है, इससे संबंधित हम लोग पहले ही 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें मैंने हम लोगों ने आपको ये बताया था कि आपका जो ये फॉर्म फिल होगा वो 17 जनवरी से होगा। तो आज जो है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 16 जनवरी है, तो अभी भी जो है आप मतलब 1 दिन बचा है, शेष है। तो इस फॉर्म को बहुत ही एक तरीके से सीरियस होकर जो है आप इसको भरिएगा, क्योंकि फॉर्म जितना आपके लिए लाभदायक होगा उतना ही जो है आपको थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि ये जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 17 जनवरी है, और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी है। ठीक है, अब इसमें आपका जो एग्जाम होगा वो 27 फरवरी को होगा, ये पहले हम लोग बता चुके हैं। पहले शिफ्ट में जो पेपर होगा वो 9:30 से 11:30 बजे तक होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी दे रखा है, 9:30 से 11:30। और जो दोपहर की शिफ्ट का जो पेपर होगा वो 2:30 से 4:30 की तरफ आएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित और भी जानकारी है मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, तो उसको मैं डिटेल में और ज़्यादा आपके लिए अनावश्यक रूप से आपको बढ़ाता नहीं। अब हम लोग सीधे मुद्दे की बात आते हैं कि हमें जो करना है, बताना है आपको। तो हम लोग डायरेक्ट जो है अपने जो विषय सूची है उस पर आते हैं। तो देखो, यहाँ पर रिक्त पदों की जो पूरा विवरण है वो दे रखा है। रिक्त पदों का जो पूरा विवरण है वो दे रखा है। तो जो पेज नंबर 12 और 45 में है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पर हम आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इसमें कौन कौन सी आपके लिए जो नियुक्ति हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखो देखो, हमें जो देखना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट कोड 11 है, यानी पद कोड 11 और पद कोड 12 है, ये है आपका प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का। ठीक है, ये कोपा का है। और दूसरा है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। तो ये जो है बैकलॉग का है, ये सीधी भर्ती है और एक बैकलॉग का। एक तो हमें आपको दो इस तरह की जो दो जो जगह निकली हैं, तो एक तो निकली सीधी भर्ती, यानी जो अभी हाल में ही जो है आपके जो रिक्त पद हैं उनके बारे में, और कुछ पद ऐसे हैं जो पिछले साल के बचे हुए हैं, जो जिनको पूर्ण रूप से भरा नहीं जा सका, तो उसकी भी बताई गई है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट जो है, हम आते हैं अपने कोड नंबर 29 पर, जिसमें साफ साफ बताया गया है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। ठीक है, अब इसमें भी सीधी भर्ती है। तो इसमें जो कुल पद हैं वो 8 निकले हैं, और जो पिछले वाला पद था, जो वो था, उसमें 128 निकले थे, और 4 जो थे बैकलॉग के थे। नहीं, 132 पद हैं इसके अंदर, पर हम लोग जो है वो मान के चलेंगे भी 128 है। ठीक है, तो उसमें वैसे 4 पद जो हैं वो भी बचे हैं, तो 132 लेके चलिए। 132 जो है आपके पास पूर्ण रूप से जो ये पूरे के पूरे पद हैं। अब जो इसमें पोस्ट जो निकली है आपकी हार्डवेयर एंड नेटवर्क में, वो निकली है 8। ठीक है, जिसमें जो आप जो इसका जो डिवीजन है, जिस तरह से इन्होंने उसका उसका क्लासिफिकेशन किया, आप एक बार देख लीजिएगा। और तीसरा जो पद है वो है आपका प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें आपके 2 पद निकले हैं। ओके, तो इसको जो है देखिएगा। तो देखो, 3 ये पद हैं। मैं मानता हूं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क है और जो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जगह है वो कम है, बट इसमें फिर भी जो है क्योंकि उनको जो मध्य प्रदेश जो मंडल द्वारा जो है इसको भरा तो जाना ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि भाई इसमें हमारा स्थान नहीं आएगा। तैयारी आपकी पूर्ण रूप से होगी तो इसमें भी जो है आपका जो स्थान है वो बिल्कुल आ सकता है। बस आपको थोड़ा सा लगन से पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो थी इस पद के बारे में। अब मैं इसके पद में जो आपके लिए जो विशेष एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी के ऊपर जो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमारा पीजीडीसी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इसको कवर नहीं किया था।
एलिजिबिलिटी को मैं टच करके गया था, बट डिटेल में मैंने बताया नहीं था। अब इसमें क्या बच्चे जिन्होंने पीजीडी से किया हुआ है तो क्या इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग जो है आप आके डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग सीधा पहुंचते हैं अपने पद कोड 11 के पास। देखो पद कोड 11 में आप देखें तो सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का दे रखा है। तो इसमें अगर देखें हम तो पद तो आपको पता ही है 128 है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब देखो इसमें हम आते हैं इसके वेतनमान पर। वेतनमान जो है 32,800 से 1,03,600 का है, ठीक है। अब ये तो था। अब हम आते हैं अपनी एलिजिबिलिटी पर। तो देखो या तो आपने हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, ठीक है। पर अगर आपने 10वीं या 11वीं कर रखी है तो उसके साथ आपके पास क्या है, AITT यानी ITI का आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास DOEAC का ए लेवल का 0 लेवल का नहीं, ए लेवल का जो है आपके पास जो है मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपके पास PGDCA का डिप्लोमा होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, ये बहुत अति आवश्यक सूचना है जो कि इस नोटिफिकेशन में है कि 10th और 11th करने के साथ साथ, मतलब जिन्होंने अभी के हाल में 10th करा हुआ है उसके साथ बाद उन्होंने अपना जो है जो क्या कहते हैं डिप्लोमा किया हुआ है ITI का, या फिर उनके पास जो DOAC का ए लेवल का डिप्लोमा होता है वो किया हुआ है, या फिर उनके पास PGDCA का डिप्लोमा है, तो वो बच्चे जो हैं इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा आते हैं हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल अथवा उसकी पुरानी पद्धति 11वीं के हिसाब, या फिर आपके पास जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपके पास जो है NCVT, ठीक है, NCVT या फिर NCVT से 2 साल का आपके पास जो है स्किलिंग का जो है आपके पास जो है आपने किया हुआ है, तो आप जो है इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि UGC मान्यता प्राप्त है, AICTE मान्यता प्राप्त है, आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखी है, यानी आपने बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने इसी में आपने मतलब आपके पास स्नातक की उपाधि है और साथ में अथवा आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, दोनों में से एक चलेगा, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने BSc या BCA या MCA कर रहा है, BCA या फिर MCA किया हुआ है, तो भी जो है आप इस पेपर को दे सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये है इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सूचना मैं दे रहा हूं। मैं आपको फिर से बताता हूं कि इसमें 4 लेवल में बांटा गया है। पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। तो 4 लेवल पर। तो देखो भाई, कोई ये बच्चा है तो 10th के बाद डायरेक्ट अपना ITI का डिप्लोमा लेने चला जाता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद PGD से कर लेते हैं, और कहीं पर भी उनके पास जो डिग्री किसी की भी हो बट उन्होंने PGD से किया हुआ होता है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बीटेक की डिग्री जिनके पास होती है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है। वो बच्चे भी जिन्होंने BCA और MCA किया हुआ है वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। पूरी बात जो है यहां पर खत्म हो जाती है आपकी। तो 4 आपकी एलिजिबिलिटी में से आप किसी एक में भी आते हैं तो आप जो है इसका पेपर दे सकते हैं। अब देखो बैकलॉग में भी जो जगह निकली हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखो अब देखो इसमें से ना 87% जो है आपके इस तरह से भरे जाएंगे, 87% तो आपके इस तरह से भरे जाएंगे, और बाकी के जो 14% है, मतलब जो भी 13-14% है वो आपके इस तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उस तरह से उनको रखा गया है, तो इस तरह से भरे जाएंगे उनको, ठीक है। अब देखो इसमें जो बैकलॉग 12 है, जो हमारा बैकलॉग पद कोड 12 है, उसमें भी जो पद है 4 निकले हुए हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उसकी भी जो योग्यता है ना वो सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो पहली योग्यता ये है, दूसरी योग्यता ये है, तीसरी योग्यता ये है और चौथी योग्यता ये है। अब मैं इसको डिटेल में फालतू में वीडियो को लंबा ना करके आपको जो है मैंने इन योग्यताओं के बारे में, इन एलिजिबिलिटी के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको पहले जो है बता दिया, ठीक। अब इसके बाद
ये तो थी आपकी इस पद कोड की बात। अब हम लोग जो है डिटेल में अपना अगला जो है जो पद कोड हमारा जो है कौन सा है, 29 है, उसको जो है देख लेते हैं। अब देखो इसमें आपके लिए हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ठीक है, इसके लिए कितने पद निकले हैं, 8 पद हैं। कितने, 8 पद। अब इसमें भी जो है जो योग्यता है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो 10th या 12th 11th करी हुई है, साथ में आपके पास क्या है, आईटीआई, आईटीआई आपने किया हुआ है, जाहिर सी बात है आपने कंप्यूटर में आईटीआई किया हुआ है, तो या फिर आपने पास जो है इस ट्रेड में आपने किया हुआ है, या ये तो इसमें एक योग्यता ये होगी। दूसरी योग्यता, या फिर आपने किसी भी जगह से, मतलब विश्वविद्यालय से, भारत के विश्वविद्यालय से जो कि यूजीसी मान्यता प्राप्त है, याद रखना यूजीसी हर साल अपने यहाँ से एक लिस्ट निकालता है जिसमें यह बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, यानी अब जो है वो अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई डिग्री लेते हैं तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। तो कभी भी एडमिशन लेने से पहले यूजीसी की लिस्ट आप जरूर देखा करिए, खास तौर से ऐसे उन यूनिवर्सिटी से होता है जो कि हाल में ही अभी लॉन्च हुई होती है, पिछले 5-10 साल पहले। ठीक, अब इसके अंदर कंप्यूटर साइंस या आईटी या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी है, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग में, ठीक है, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग मतलब जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, तो उसमें अगर आपने बीटेक किया हुआ है, किस किस में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, ईसी में, ठीक है, ईसी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है इसमें क्या हुआ है, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है जो कि नाइलेट द्वारा होता है, जो कि DOAC ए लेवल होता है, मैंने आपको बताया था नाइलेट का, तो जिसमें पहली एलिजिबिलिटी थी हमारी। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें इस तरह से बात हो गई आपकी। अब इसमें ये 8 पोस्टों में से 7 पोस्ट अलग तरह से भरी जाएंगी, फिर एक पोस्ट अलग तरह से भरी, तो इसका जो विवरण है वो यहाँ पे दे रखा है, उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। ठीक, अब हमारी अगली पोस्ट आती है जो कि है प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें 2 पद निकले हैं। तो इसमें जो पद की जो इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसमें मध्य प्रदेश, इसमें देखो साफ साफ मेंशन है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उसके समतुल्य अन्य बोर्ड, यानी सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी हो, साथ में उनके पास पॉलिटेक्निक या फिर एआईसीटी का द्वारा जो है मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में डिप्लोमा हो, मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपने 12th के साथ साथ 12th करने के बाद अगर आपके पास पॉलिटेक्निक से आपके पास जो है मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा है तो आप जो है इसको भर सकते हैं, और इसका वेतनमान भी उतना ही है जितनी पिछली वाली जो भर्ती है उनका। तो उसमें भी 32,800 से लेकर 1,03,600 तक का जो वेतनमान आपको दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी के बारे में, हमारी योग्यता के बारे में। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के बारे में। भाई बिना सिलेबस के काम तो चलेगा नहीं, तो डायरेक्ट मैं आपके सामने सिलेबस जो है लेके आता हूं। और सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको जो है अब आपकी जो कंप्यूटर की जगह निकली है, जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग की जगह निकली, जो असिस्टेंट कोपा का है, उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। ठीक है, अब इसमें देखो सिलेबस को 13 भाग में डिवाइड किया गया है। अब देखो इसका डिटेल वीडियो ना हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, बट आप लोगों के लिए फिर भी यहाँ पे जरूरी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप, इंस्टॉलेशन, उसके से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है, जब वर्ड रिलेटेड होता है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित होता है, यानी कुल मिलाकर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो पूरा पढ़ना है। उसमें वर्ड पढ़ना है, उसमें स्प्रेडशीट पढ़ना है, उसमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाती है ये पढ़ना है, साथ में उससे संबंधित जो आपका डीबीएमएस है वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर का संबंधित जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है डिटेल में पढ़ना है। कुल मिलाकर ये समझ में आती है। तो अब हम आते हैं अपने 5वें पार्ट पर, माई एसक्यूएल यानी डीबीएमएस का। तो डीबीएमएस पढ़ना है, बट वो सॉफ्टवेयर पढ़ना है आपको माई एसक्यूएल। तो देखो डीबीएमएस अलग होता है, माई एसक्यूएल अलग होता है। डीबीएमएस आपके कॉन्सेप्ट को बताता है, एक सब्जेक्ट होता है, बट माई एसक्यूएल जो है वो आपका जो है एक अपने आप में खुद जो है क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब हम आते हैं इसमें इंटरनेट पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? इंटरनेट पढ़ना है। उसके बाद आपको वेब डिजाइनिंग पढ़नी है, पर वेब डिजाइनिंग किसमें पढ़नी है?
HTML में और CSS में, साथ में आपको जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी है। तो कुल मिलाकर वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? अब इसके बाद जो है आपको पावर टूल पढ़ना है, जिसमें आपको कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, इस तरह से फॉर्मूले कैसे होते हैं, मैक्रोस क्या होता है, चार्ट क्या होता है, पिवट टेबल क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट यानी ई कॉमर्स कैसे काम करता है, ई कॉमर्स के कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ई कॉमर्स में अगर कौन किस तरीके से सेलिंग या फिर बाइंग का अपना कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ने हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वायरस क्या है, अगर कोई अटैक होता है तो किस तरह के अटैक्स होते हैं, कुल मिलाकर तो ये भी पढ़ने हैं आपको। देन क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, साथ में लास्ट में पाइथन या जावा लैंग्वेज जो है ये आपको पढ़नी है। ठीक है, पाइथन जावा ये मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बताए हैं अपने यहाँ पे जब हम अपने यहाँ पे जो कोर्स रन कर रहे हैं, तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर हमारे कोर्स से संबंधित कोई बातचीत करनी है तो हमारा जो फ़ोन नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये तो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के बारे में। छोटा सा कोर्स लगता है नहीं, बहुत बड़ा कोर्स है। अब देखो जो कोर्स अब दिखेंगे आपको वो लंबे दिखेंगे पर वो है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले कोड की तरफ, जो कि कोड नंबर है हमारा 29, जिसमें है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। तो देखो इसमें आपको अगर देखा जाए मोटा मोटा 17 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। मैं आपको जल्दी से आपको टॉपिक के नाम बता देता हूँ। पहला है आपका प्रैक्टिस एनवायरनमेंट रेगुलेशन हाउसकीपिंग। ठीक है, दूसरा है आपका पावर सप्लाई, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में होती है, जिसमें पीसीज एसएमपीसी, ये है एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है भाई। देन कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर विद ऑल इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी कुल मिलाकर डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं ये पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मेंटेन करना होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें। फिर इसके बाद लैपटॉप और हार्डवेयर कंपोनेंट को कैसे असेंबल किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। आपका वर्ड ऑफिस पढ़ना है, आपको प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, इनके फॉल्ट क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम अगर आती है तो कैसे दूर की जाए ये पढ़नी है। नेटवर्क सिस्टम कैसे बनाते हैं, नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से संबंधित जो और भी नेटवर्क है वो क्या होता है ये पढ़ना है। देन किस तरीके से हम लोग नेटवर्क पर अपने को कोलाबरेट कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, किन किन तरह के अटैक होते हैं, विंडो क्या है, लाइनक्स सर्वर क्या है, आपका ईमेल क्या है, और साथ में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, उसके से संबंधित जो सर्विसेज है वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये कोर्स जो है वो पहले वाले कोर्स से भी ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये भी उतना ही कोर्स है जितना पहले वाला है, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया जो पहले वाले में एलोबरेट नहीं किया है। ठीक, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पर, जो कि है ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें पोस्ट आपका 30 है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है मोटा मोटा जो काफ़ी लंबा लग रहा है, पर लंबा है नहीं, क्योंकि इसमें यूनिक्स है, विंडो है, एमएस डॉस है, नेटवर्क है, नेटवेयर है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें आपकी आती है। अब इसमें मैं आपको डिटेल में ये नहीं बताऊंगा, बस आपको ये समझ लीजिए कि आपको कुल मिलाकर डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, ये सारा का सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसमें अपना वॉर्म एंड क्लाउड रिबूट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल क्या होती है, कमांड प्रोसेसर फाइल क्या होती है। तो देखो ये इसमें पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि ये पहले वालों में नहीं पढ़नी, ये पहले वालों में पढ़नी है, बट यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब हम आते हैं इसमें डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। एमएस मैंने कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो है आपको पूरा पढ़ना है। एमएस ऑफिस में कैसे कोई फाइल क्रिएट करते हैं आपको सब कुछ पढ़ना है। साथ में आपका जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं, ये भी पढ़ना है। देन इंग्लिश ग्रामर, देखो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर ये पूछी गई है, तो इंग्लिश ग्रामर ही पढ़नी है। देखो बहुत बड़ा हफाजत वे में इन्होंने लगता है कि बस कॉपी पेस्ट कर दिया है, ढंग से इसको सही तरह से जो कहते हैं ना एक बुलेट पॉइंट में लिखा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा। एक प्राइवेट सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होती है ये भी पढ़ना है भाई। तो कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है ये आपका थोड़ा सा इंग्लिश से संबंधित जो है। ठीक है, अब इसमें आगे और भी, अरे भाई बहुत है इसमें तो। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, मोज़िला फायरफॉक्स क्या होता है, मतलब कुल मिलाकर समझ में आया है। जिस आदमी ने भी नोटिफिकेशन डाला है ना, ये बना के मतलब कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट कर डाला, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। भाई कम से कम उनको बुलेट पॉइंट में लिख तो देते। अब देखो ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ से स्टार्ट कर दी, फिर अरे इसको भाई ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा ढंग से कर दे। अब अगर ये बात कह दोगे ना,
सरकारी कर्मचारियों को, वो तो आग बबूला हो जाएंगे। तो भैया ऐसे मत कहिए किसी को, ठीक है। चलो, अब इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें विंडो पढ़नी है आपको, आपको मैनेजर, डिवाइस मैनेजर पढ़ना है, डेटा एंट्री कैसे करनी होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो है हार्डवेयर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी पढ़नी है, ठीक। तो ये बात हो गई। आपको फिर उसके बाद कैसे डेटा भरते हैं, कैसे मैनेज करते हैं डीबीएमएस के अंदर, कैसे फाइल मैनेज करते हैं, ये सब जो है आपको पढ़नी है। अरे भैया बहुत ज़्यादा कोर्स है इसमें तो। विंडो पढ़ना है, लाइनक्स पढ़ना है, सब जो है इसमें आपको पढ़ना है। साथ में आपको जो है सीआरएम क्या होता है, सीआरएम क्या नहीं होता, ये सब जो है आपको इसमें पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है यहाँ पे दे रखा है इसको, ठीक है। तो ये लगभग लगभग जो है इसका जो सिलेबस है मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर यही आपका सिलेबस है, और ये कुल मिलाकर हमने 3 पोस्टों को यहाँ पे कवर किया आपके लिए। तो कंप्यूटर साइंस की जो जगह है, कोपा की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, हार्डवेयर नेटवर्क की, इसको मैंने आपको आज के इस वीडियो में कवर किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जिन स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।